पास थी, मैं वहीं पे उसी टाइम पुलिस को कॉल कर दी थी। 20-25 कॉल की वहाँ पे, मेरे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वहाँ पे कॉल लगातार कॉल करते रहे, कोई रिस्पॉन्स नहीं। टाइमिंग भी आप देख लीजिए, टाइमिंग भी बस 1 मिनट का अंदर है। वो लोग इन क्या, मैं कॉल की थी वहीं पे, बस पुलिस का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। कितने लोग थे जो? लगभग 9-10 लोग थे। सबके पास रिवॉल्वर, सबके पास डबल रिवॉल्वर था, सबके पास 2-2 गन था। जब वो एक लड़की 112 नंबर यानी पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करती है। उधर से आवाज आती है कि मैम बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। उस लड़की ने कहा मैं तनिष्क के ज्वेलरी शॉप से बोल रही हूं। वो लड़की बहुत ही धीरे बोल रही थी क्योंकि वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो किसी न किसी परेशानी में है, किसी न किसी मजबूरी में है। दरअसल मैं तनिष्क के ज्वेलरी शॉप से बोल रही हूं और मेरे शॉप में 6-7 बदमाश अंदर एंटर कर गए हैं, घुस गए हैं। लोग लगातार गन पॉइंट पे अंदर आने के बाद लूटपाट कर रहे हैं। जैसे ही इस बात की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंचती है, वहां से आश्वासन दिया जाता है और यह कहा जाता है कि मैम परेशान होने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द वहां पे पुलिस की टीम पहुंच जाएगी। जैसे ही पुलिस वालों के द्वारा उस लड़की को आश्वासन दिया जाता है, वो लड़की पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाती है। ये सोचने लगती है कि अब बहुत जल्द यहां पे पुलिस आएगी और जब पुलिस आएगी बहुत जल्द ये लोग पकड़े जाएंगे। दरअसल 10:28 पर वो बदमाश अंदर एंट्री करते हैं और 10:29 पर यानी कि 1 मिनट के बाद ही इस बात की सूचना उस ज्वेलरी शॉप में काम कर रही एक लड़की पुलिस कंट्रोल रूम फोन करके बता देती है। इसके बाद वो लड़की दोबारा फोन करती है, तिबारा फोन करती है, यानी कि लगातार 22 मिनट के दौरान लगभग 20 बार वो लड़की कंटिन्यू कंट्रोल रूम में फोन करके इस बात की जानकारी लगातार देते रहती है कि आप जल्द से जल्द पुलिस वालों को भेज दीजिए, क्योंकि यहां पे जो भी अपराधी अंदर शोरूम के अंदर एंटर किए हैं, प्रवेश किए हैं, वो लोग लगातार लूटपाट कर रहे हैं। उस लड़की के लगातार फोन करने के बाद, उस लड़की के लगातार सूचना देने के बाद भी पुलिस की कोई भी टीम, पुलिस का कोई भी एक स्टाफ, यहां तक कि कोई सिंगल कांस्टेबल भी उस ज्वेलरी शॉप में नहीं आता है। ठीक वैसे ही जैसे कि फिल्मों में होता है, जब बदमाश जाते हैं तब पुलिस वाले सायरन बजाते हुए वहां पे पहुंच जाते हैं और ऐसा अपने आप को दिखाने लगते हैं कि पूरी तरीके से प्रभावी कदम उठाने के लिए वो आ चुके हैं। ठीक वैसा ही उस शोरूम में हुआ। इसके बाद जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है, पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने के 5 मिनट पहले ही बदमाश वहां से जा चुके थे। मीडिया रिपोर्ट और प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो आजादी के बाद यह सबसे बड़ी डकैती है। लगभग 22 मिनट में 25 करोड़ रुपए के, चाहे वो गोल्ड के ज्वेलरी हो, चाहे वो सिल्वर के ज्वेलरी हो, चाहे वो हीरे के ज्वेलरी हो, लगभग 22 मिनट के अंदर ही 25 करोड़ रुपए के ऊपर के ज्वेलरी को उन लोगों ने सफाया करके बड़े ही आसानी से वो लोग वहां से निकल चुके थे। और जैसे ही सीसीटीवी का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होना शुरू हुआ, उसी समय सब लोग कानो कान इस बात की चर्चा करने लगे कि आजादी के बाद सबसे बड़ी डकैती हुई है और वो भी दिन दहाड़े। लगभग 10 और 10:30 बजे के आसपास का ये वाकया रहा होगा। लोग इस बात की चर्चा करने लगते हैं, जहां तहां सब जगह इस बात की चर्चा पूरे तरीके से फैल जाती है। और सबसे बड़ी बात इस घटना का यह था, उन 6 में 4 बदमाश का चेहरा तो ऐसा था जो कि साफ साफ दिखाई दे रहा था और बाकी बचा जो 2 बदमाश था, उस बदमाश ने, उसमें से एक ने मास्क लगाया हुआ था और दूसरे ने मास्क सहित बाइक चलाने का जो हेलमेट होता है, उस हेलमेट को अपने सर में लगाए हुए था। आखिरकार यह घटना बिहार की सबसे बड़ी घटना कैसे हो जाती है, पूरे प्रदेश में इसको लेके हड़कंप मच जाता है। आखिरकार पुलिस ने इन 6 बदमाशों में से 2 बदमाश का इनकाउंटर भी कर दिया। क्या मामला है, पूरी तरीके से कहानी के माध्यम से इस पूरे घटना को समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं भानु सिंह। आज की जो सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना बिहार के भोजपुर जिला अंतर्गत आरा शहर से व्यस्त इलाका गोपाली चौक की है। गोपाली चौक स्थित तनिष्क के शोरूम में, तनिष्क का शोरूम जो कि ज्वेलरी बेचा करती है, 10 मार्च 2025 की यह घटना है। लगभग 10 बजे के आसपास तनिष्क का शोरूम खुल चुका था। तो 10 बजे के बाद जैसे ही शोरूम खुलता है, लगभग 25 टोटल वहां पे 25 कर्मचारी हैं और उसमें हाउसकीपिंग के भी स्टाफ हैं। जो हाउसकीपिंग का काम था, उन्होंने साफ सफाई वहां पे करना प्रारंभ कर दिया और साफ सफाई करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद सब लोग अपने भगवान रूपी कस्टमर का, भगवान रूपी ग्राहक का वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। 10:20 के आसपास 4 युवा, जिनकी कि 25 साल से उनकी एज कम ही रही होगी, और वो चारों एक साथ आते हैं। वो सीधा तनिष्क के शोरूम के मेन गेट पर पहुंचते हैं और चारों एक साथ अंदर जाने लगते हैं। वहां पे सुरक्षा में तैनात सिक्योरिटी गार्ड मनोज ठाकुर, वो उन चारों को रोकते हैं और रोकने के बाद कहते हैं कि भैया बाबू, मेरी बात समझिए,
आप लोग एक साथ अंदर मत जाइए। अगर आपको जाना ही है कि बारी बारी से दो दो करके आप जा सकते हैं, और जब दो अंदर चले जाएंगे इसके बाद जो बचे हुए दो लोग हैं वो आपके पीछे से चले जाएंगे। एक साथ चार लोगों के जाने का अलाउ नहीं है, ये तनिष्क के पॉलिसी के खिलाफ है। उन चारों में से एक व्यक्ति कहता है उस सुरक्षा गार्ड से कि आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, हम लोग दो जाते हैं और जब हम दो चले जाएंगे उसके बाद जो बचा हुआ दो है वो भी आ जाएगा। इस बात पे सहमति बनती है। वो दो पहले चले जाते हैं और उसके बाद जो बचा हुआ दो था वो भी अंदर चला गया, और उनके दो के जाने के बाद मतलब चार लोग जब पूरी तरीके से तनिष्क के ज्वेलरी शोरूम के अंदर एंटर कर गए, उसके बाद दो व्यक्ति और वहां पर आता है और वो भी मनोज ठाकुर के पास आके खड़ा हो जाता है। उन दो में एक व्यक्ति हेलमेट लगाया हुआ था और हेलमेट लगाने के बाद अंदर से वो मास्क भी लगाया हुआ था, और बाकी जो दूसरा था वो सिर्फ मास्क लगाया हुआ था। और आने के बाद वो कहता है कि मुझे अंदर जाना है। तब मनोज ठाकुर कहते हैं कि आप हेलमेट उतार लीजिए, मास्क उतार लीजिए, जब आप उतारेंगे इसके बाद ही आपको हम अंदर जाने देंगे। क्योंकि ये जो बातचीत चल रहा था थोड़ा सा दूरी से ये दोनों कर रहे थे, और धीरे धीरे वो मनोज ठाकुर के पास हेलमेट वाला पर्सन पहुंचता है और पहुंचने के बाद अपने कमर से पिस्तौल निकालकर उनके कॉलर को पकड़ते हुए उनके करपट्टी में सटाता है, और सटाने के बाद कहता है कि आपके पास जो राइफल है वो राइफल मुझे हैंड ओवर कीजिए। अगर जो मैं कह रहा हूं ये अगर आप आसानी से नहीं सुनते हैं, अगर कोई होशियारी करेंगे, कोई चालाकी करेंगे, तो फिर मुझे मजबूर होकर गोली चलानी पड़ेगी, और डरता या फिर मरता क्या नहीं करता। मनोज ठाकुर भी अब पूरी तरीके से डर गए, क्योंकि उन दोनों ने मनोज ठाकुर को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लिया था। अब डर जाने के बाद, सहम जाने के बाद वो अपने पास जो अपने लिए उस तनिष्क के शोरूम के हिफाजत के लिए जो उन्होंने आर्म्स ले रखा था, जो उनके पास एक हथियार था, वो हथियार भी, वो राइफल भी उसको वो दे देते हैं डर के मारे। और वो राइफल लेकर जो हेलमेट वाला पर्सन था वो अपने कंधे में लटकाता है, और लटकाने के बाद उस सिक्योरिटी गार्ड को वहां से घसीटते हुए लेकर ऊपर पहुंचता है। और जब ऊपर जाता है, शोरूम के अंदर एंटर करता है, वहां पे जो चार व्यक्ति अंदर से पहले पहुंचे हुए थे, गए हुए थे, वो लोग वहां पे गन पॉइंट पे लगभग 25 कर्मचारी, उन कर्मचारियों को गन पॉइंट पे अपने कब्जे में करने के बाद उन सारे कर्मचारियों से ये बात कहता है कि आप लोग से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम यहाँ पे ज्वेलरी लेने आए हैं, ज्वेलरी लूटने आए हैं, और अगर आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति चालाकी दिखाने की कोशिश करेगा, होशियारी दिखाने की कोशिश करेगा, तो फिर मुझे मजबूर होकर गोली भी चलानी पड़ेगी, और जब हम गोली चलाएंगे तो फिर निर्दोष व्यक्ति के भी मारे जाने की संभावना उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए अच्छा रहेगा हम जो कह रहे हैं वो आप लोग करिए। आप लोगों के पास जितना भी मोबाइल फोन है, सारे मोबाइल फोन को यहाँ पे जहां मैं बोल रहा हूं यहाँ पे रखिए। डर के मारे सब लोग अपना मोबाइल फोन वहां पे रखते हैं, और जब मोबाइल फोन वो दोनों रख लेते हैं, इसी बीच जो 25 लोग थे वहां पे ना, 25 लोगों को जो इन चारों ने अपने कब्जे में, इन छहों ने अपने कब्जे में कर लिया था। सारा मोबाइल फोन पहले जब्त करवाया, जब्त करने के बाद इन 25 लोगों का हाथ ऊपर करवाया, और हाथ ऊपर करवाने के बाद ये कहता है कि आराम से चुपचाप उस कोने में खड़े हो जाइए, और सबको चुपचाप कोने में खड़ा हो जाने के बाद उसी में एक सेल्स काउंटर पे बैठा हुआ एक मैनेजर था, वो उस काउंटर के पास छिपने की कोशिश करता है। तो जैसे ही उन अपराधियों की नजर उस सेल्स मैनेजर के ऊपर, या फिर यूं कहें कि उस सेल्स पर्सन के ऊपर पड़ता है जो कि काउंटर में छिपने की कोशिश कर रहा था, वो उधर से उसको खींच के निकालता है, और निकालने के बाद उसको एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ देता है, और थप्पड़ मारने के बाद उससे कहता है कि जब सबको कहा गया कि कोने में जाके खड़ा रहना है, तो तुम इस काउंटर में छिपने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम बहुत चालाक हो, तुम बहुत ज्यादा होशियार हो, और अगर होशियारी दिखाओगे तो फिर मुझे गोली मारने में तनिक भी देरी नहीं लगेगी। अब वो जो पर्सन काउंटर में छिपने की कोशिश कर रहा था, अब वो भी पूरी तरीके से डर गया, सहम गया, और वो भी उन 25 लोगों के बीच में जाके खड़ा हो गया जिनको कि गन पॉइंट पे इन बदमाशों ने वहां पे पहले से ही एक कॉर्नर में खड़ा कर रखा था। और इसी बीच इन 25 में एक और स्टाफ पहले से ही थी जिसका नाम था सिमरन। वो एक लड़की थी। वो सिमरन जो थी ना, जैसे ही उस बदमाश की एंट्री हुई, जैसे ही ये लोग लूटपाट मचाने लगे, वो उन बदमाशों के नजरों से ओझल होकर वो वहां से खिसक जाती है, और इस हिसाब से वहां से वो खिसकती है, उन बदमाशों का भी नजर उस सिमरन के ऊपर नहीं पड़ता है, और वो एक सेफ जगह पे वहीं पे छिप जाती है, और छिप कर
10:20 के आसपास बदमाशों की एंट्री हुई थी। 10:28 में ये लोग लूटपाट वहां पे प्रारंभ कर दिए थे। और जब लूटपाट प्रारंभ हुए, इसी बीच सेल्समैन थी, वो पुलिस कंट्रोल रूम 112 नंबर को फोन करती है और फोन करने के बाद कहती है, बिहार के भोजपुर जिले के आरा शहर स्थित गोपाली चौक के तनिक शोरूम से बोल रही हूं और यहां पे हथियारबंद अपराधी पहुंच चुके हैं और ये लोग लगातार लूटपाट यहां पे कर रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके पुलिस की टीम आप लोग भेजिए। और जैसे ही ये बात बताती है, पुलिस कंट्रोल रूम को इस बात की सूचना उस लड़की के द्वारा दी जाती है। उधर से आश्वासन मिलता है इस लड़की को कि आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द हमारी टीम वहां पे पहुंचेगी। अब वो लड़की निश्चिंत हो जाती है कि जब मैंने सूचना दे दी है तो पुलिस वाले तो अब आ ही जाएंगे। लेकिन 1-2 मिनट के बाद फिर वो लड़की दोबारा फोन करती है, फिर तिबारा फोन करती है। यूं कहें कि 22 मिनट के दौरान लगभग 20 बार कॉल करती है और कॉल करने के बाद कहती है कि आप लोग जल्द से जल्द आइए। लेकिन इस 22 मिनट के दौरान कोई भी पुलिस का एक कांस्टेबल भी वहां पर नहीं आता है। मनोज ठाकुर का आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में, मनोज ठाकुर का जो वेपन है, जो राइफल है, एक हेलमेट वाला पर्सन अपने कंधे में टांगा हुआ है, सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा है। और एक हाथ में उसका पिस्टल है और उस पिस्टल के बल पे 25 लोगों को वो अपने कब्जे में कर चुका है और सबका हाथ ऊपर करवा के कोने में खड़ा कर लिया है। और देखिए किस तरीके से ये सब के सब मिलके ज्वेलरी अपने बोरी में भर रहे हैं और उस शोकेस के अंदर जितना भी ज्वेलरी रखा हुआ था, उस ज्वेलरी को बड़े ही आसानी से उस केस से निकालते हैं। चाहे हम गोल्ड की बात करें, चाहे हम सिल्वर की बात करें, चाहे हम हीरे की बात करें, जो भी बेशकीमती जो भी ज्वेलरी वहां पे रखा हुआ था, उन ज्वेलरी को ये लोग आसानी से अपने बोरी में भरते हैं और भरने के बाद बड़े ही आसानी से, बड़े ही निश्चिंत होकर उसी गेट से, जिस गेट से इनकी एंट्री हुई थी इन छओं की, उसी गेट से ये लोग आसानी से बाहर भी निकल जाते हैं। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि इन 6 में जो 4 व्यक्ति थे, 4 पूरी तरीके से बिना मास्क के थे। उन्होंने फेस को कवर नहीं किया हुआ था, बड़े ही आसानी से इनका चेहरा दिख रहा था। इस बीच पुलिस का कोई अता पता नहीं था। मतलब 22 मिनट की यह डकैती हुई, दिन में 10 और 11 बजे के बीच 22 मिनट की डकैती होने के बाद पुलिस को लगातार 20 बार उस लड़की सिमरन के द्वारा कॉल किया गया। पुलिस को इस बात की सूचना मिली, उसके बाद सिर्फ पुलिस वालों के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा था। जब 10:50 में वहां से ये लोग अपनी घटना को पूरी तरीके से अंजाम देने के बाद बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद पुलिस वाले वहां पे 10:55 पे पहुंचते हैं। उसके पहले 5 मिनट पहले ही जो भी अपराधी थे, जो भी बदमाश थे, ये लोग अपने घटना को अंजाम देकर वहां से निकल चुके थे। और 10:55 के आसपास पुलिस वाले सायरन बजाते हुए वहां पे पहुंचते हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो वहां फिल्म का कोई शूटिंग चल रहा है। अब 10:55 में पहुंचकर और किसको पकड़ेंगे, किस बदमाश को पकड़ेंगे, जब आपके आने से 5 मिनट पहले ही बदमाश वहां से निकल चुके हैं। वो पुलिस वाले सीधा उस शोरूम के अंदर जाते हैं और शोरूम के अंदर जाने के बाद जो स्थिति थी, उन स्थितियों को देखने के बाद उनको ये समझते देर न लगी कि बदमाश ने बड़े ही आसानी से अपना हाथ साफ किया है। अंदर जाने के बाद जो शोरूम के मैनेजर थे, उनसे सीसीटीवी फुटेज निकलवाया गया और सीसीटीवी फुटेज पुलिस लेती है और लेने के बाद उसको वायरल करती है। और जैसे ही सीसीटीवी का फुटेज वायरल होता है, पूरी तरीके से हड़कंप मच जाता है। न सिर्फ बिहार के भोजपुर के आरा शहर में, बल्कि पूरे बिहार में इस बात की चर्चा होने लगती है और देखते ही देखते पूरे भारत में इस बात का एक बड़ा विषय बन जाता है कि बिहार की सबसे बड़ी डकैती, और वो भी दिन दहाड़े 10 और 11 बजे के बीच लगभग 25 करोड़ रुपए का जेवरात अपराधियों के द्वारा आसानी से दिन दहाड़े लूट लिया गया। तनिष्क शोरूम के जो प्रोप्राइटर थे, उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी और उनका भी साफ साफ ये कहना था कि हम एग्जैक्ट इस बात की जानकारी नहीं दे पाएंगे, लेकिन ऐसा अनुमान है कि 25 करोड़ रुपए से ज्यादा क्या ज्वेलरी वो लोग लेके साथ चले गए हैं। चाहे पुलिस के बड़े अधिकारी मिस्टर राज की बात करें या फिर एसएसपी की बात करें, जितने भी भोजपुर पुलिस के बड़े अधिकारी थे, वो तुरंत घटनास्थल पर पहुंचते हैं। सीसीटीवी फुटेज के बेस पर यह जानने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर अपराधी कौन है, क्योंकि उसमें से जो 4 लोग थे, चारों का फेस पूरी तरीके से दिख रहा था। इस बात की चर्चा हुई, पूरा भीड़ का वहां पे जमघट लग गया और सब लोग इस बात की चर्चा करने लगे बिहार के भोजपुर में किस तरीके से अपराधियों ने अपने मंसूबे को न सिर्फ कामयाब किया, बल्कि कामयाब करने के बाद वो लोग बड़े ही आसानी से वहां से निकल भी गए और बेखौफ होकर वो लोग 22 मिनट तक तनिष्क के शोरूम में लूटपाट मचाते रहे। और न सिर्फ ज्वेलरी ले गए, बल्कि ज्वेलरी के साथ साथ उस सिक्योरिटी गार्ड का राइफल भी वो लोग अपने साथ लेके
चले गए। शोरूम के मैनेजर से सीसीटीवी फुटेज लेने के बाद पुलिस के जो बड़े अधिकारी थे, जिले के हर पुलिस स्टेशन को अलर्ट मोड में करते हैं और अलर्ट करने के बाद ये कहते हैं कि अपने आसपास आप लोग का जो क्यूआरटी टीम है उसको अलर्ट कर दीजिए। इस बात को लेकर पूरी तरीके से भोजपुर की पुलिस अलर्ट मोड में हो गई, चाहे वो नगर थाना की पुलिस हो या भोजपुर शहर के पुलिस के साथ साथ भोजपुर के अंदर जितना भी प्रखंड आता है उस प्रखंड के सारे पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर दिया गया और यह भी कहा गया कि अपराधी यहां से इतने बड़े घटना को अंजाम देने के बाद निकल गए हैं और इनकी जो तादाद है 6 से ज्यादा भी इनकी तादाद हो सकती है और इनकी जो उम्र है 25 साल से कम ही है। इस बेस पे पहचानने की कोशिश की जाए। जो भी आसपास इस तरीके का संदिग्ध लोग कोई भी दिखे उसको तत्काल पुलिस वहां पे रोके और रोकने के बाद उससे पूछताछ करे। और इसी बीच आरा शहर से हट के 20 किलोमीटर दूर बड़हारा प्रखंड के बबुरा एक गांव है, बबुरा गांव के पास ही एक पुलिया पर ये 6 के 6 अपराधी 3 बाइक पे बैठे हुए थे, वहां पे कुछ बातचीत कर रहे थे। जैसे ही पुलिस की क्यूआरटी की टीम वहां से निकल रही थी, उन पुलिस वाले को देखते ही ये जो 6 अपराधी थे वो वहां से भागने लगे। जब ये लोग भागने लगे तो पुलिस को इस बात को समझते देर न लगी कि ये लोग कोई और नहीं बल्कि ये लोग वही है, क्योंकि 6 की संख्या बताई गई थी और 6 के जो 6 थे वो पूरी तरीके से ये वही थे और 6 लोग 3 बाइक पे पहले से वहां पे थे। और पुलिस जैसे ही आती है, ये लोग जब भागना शुरू किए तब पुलिस भी इसका पीछा करने लगी और भागते हुए जब पुलिस को उन लोगों ने अपनी ओर आते हुए देखा तब इन लोगों ने पुलिस की ओर फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब जब पुलिस की ओर इन लोगों ने फायरिंग करना शुरू किया तब जवाब में पुलिस उस समय फायरिंग नहीं की बल्कि उनको कही कि तुम फायरिंग करना बंद करो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो, क्योंकि तुम लोग वही हो जिसकी हमें तलाश है। अच्छा ये रहेगा कि चारों ओर से तुम घिर चुके हो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। जैसा कि प्राप्त सूचना के आधार पे, मीडिया रिपोर्ट के आधार पे इस बात की पुष्टि की जा रही है कि पहले पुलिस वालों की ओर से गोली चलाने का प्रयास नहीं किया गया था, पहले अपराधियों की ओर से ही पुलिस वालों के ऊपर गोली चला गया था और 1-2 गोली नहीं, लगभग 12 राउंड फायरिंग पुलिस वालों की ओर उन अपराधियों के द्वारा किया गया। जब पुलिस वालों की ओर फायरिंग होने लगा तब अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस वालों ने फायरिंग किया और इन फायरिंग करने के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगती है और वो बदमाश वहीं पे लुढ़क जाते हैं। बाकी के जो 4 बदमाश थे वो लोग वहां से निकल जाते हैं। आनन फानन में पुलिस उन दोनों को पकड़ के ले आती है और ले आने के बाद आरा शहर के एक प्रसिद्ध डॉक्टर जिनका नाम डॉक्टर विकास है उनके पास ले जाकर, चूंकि उन अपराधियों को गोली लगी हुई थी, डॉक्टर विकास के पास उन दोनों अपराधियों को लेकर पुलिस जाती है, उन बदमाशों को लेकर डॉक्टर विकास के पास जाती है और डॉक्टर विकास तत्काल जो गोली लगी हुई थी उस गोली को बाहर निकालते हैं और निकालने के बाद फिर वहां से बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर देते हैं। पहुंचने के बाद पुलिस उनसे पूछताछ करती है और पूछताछ करने के क्रम में बात का पता चलता है उन 2 में से एक सारण जिले के दिघवारा का रहने वाला विशाल गुप्ता है और दूसरा जिसका नाम कुणाल होता है वह वैशाली जिले के सोनपुर का रहने वाला था। साथ ही साथ पकड़े गए दोनों अपराधियों के पास 2 पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस के साथ साथ 2 बैग भी मिला, जिस बैग में जो ज्वेलरी तनिष्क के शोरूम से हथियार के बल पर, गन पॉइंट के बल पे जो ज्वेलरी वहां से लूटा गया था वो ज्वेलरी भी उस बैग में मिल जाता है। और उस बैग को लेके शोरूम के मैनेजर को बुलाया जाता है और शोरूम के मैनेजर की जब मौजूदगी होती है तो उसने इस बात की जानकारी दी कि हाँ ये वही ज्वेलरी है जो तनिष्क के शोरूम से लूटा गया है। अब इन दोनों अपराधियों को पुलिस अपने कब्जे में लेकर पूछताछ कर रही है। अब सवाल यह उठता है कि भारत की आजादी के बाद बिहार की सबसे बड़ी ये लूट की घटना है। दिन निकलते ही लोग बाजारों में घूम रहे थे और इसी बीच बदमाश पूरी तैयारी करके हाथों में हथियार लेकर आते हैं और गन पॉइंट पर लगभग 25 करोड़ रुपए के जेवरात लूटकर बड़े ही आसानी से निकल भी जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि किसी के चेहरे ढके हुए नहीं थे, उन्हें बिल्कुल भी इस बात का खौफ नहीं था, कोई डर नहीं था, उन्हें इस बात की तनिक भी कोई चिंता नहीं थी। उन्हें ऐसा साफ साफ लग रहा था कि हम इस घटना को बड़े ही आसानी से अंजाम देंगे और अंजाम देने के बाद निकल जाएंगे। लेकिन बिहार पुलिस ने थोड़ी तत्परता दिखाई। 6 में से 4 बदमाश तो भाग जाते हैं लेकिन 2 पकड़ लिए जाते हैं और न सिर्फ पकड़े जाते हैं बल्कि इनकाउंटर में उनके पैरों में भी गोली लगती है। और जब गोली लगती है तो सब लोग, जितने भी वहां पे घटनास्थल पे मौजूद लोग होते हैं, सब लोग कानों कान ये बोल रहे थे कि जब पुलिस ने गोली ही चलाई तो पूरी तरीके से उन बदमाशों का इनकाउंटर ही क्यों नहीं कर दिया। सब लोग इस बात की भी मांग करने लगे। लेकिन पुलिस का यह कहना है
कि हमारी ओर से जब गोली चलाई गई तो इनके पैरों में गोली मारने का प्रयास किया गया। प्रयास इसलिए किया गया कि अगर हम इन दोनों को जिंदा पकड़ते तो जिंदा पकड़े जाने के बाद ही इनके गिरोह तक हम लोग आसानी से पहुंच पाते, और ठीक वैसा ही हुआ। इन दोनों से पूछताछ की जा रही है और जो भी पूछताछ करने के उपरांत जो भी बातें निकल के सामने आई है, उन बातों के आधार पर ही अब पुलिस अपनी छापेमारी करेगी। उन 4 आरोपियों तक पहुंचने की भी पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है, और इस बात का भी आश्वासन पुलिस की ओर से दिया जा रहा है कि हम बहुत जल्द उन बचे हुए 4 अपराधियों को भी पकड़कर कानून के हवाले कर देंगे। इस घटना ने पूरे प्रदेश में पुलिस व्यवस्था पर, 112 नंबर पर, या फिर यूं कहें कि पुलिस के कंट्रोल रूम पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इधर जब मीडिया वालों ने सिमरन से बातचीत करने की कोशिश की तो सिमरन बस एक ही बात लगातार कहे जा रही है, वहां से अपने जान पर खेलकर उन 25 लोगों से अलग जाती है, न सिर्फ अलग जाती है, इस बीच वो लगातार पुलिस को लगभग 22 मिनट में 20 बार कॉल की और इस बात की जानकारी लगातार देती रही कि आप जल्द से जल्द इस शोरूम के अंदर आइए, और जो भी अपराधी इसके अंदर एंटर कर गए हैं, घुस गए हैं, उनको पकड़ लीजिए। लेकिन उसके द्वारा कॉल किए जाने के बाद भी पुलिस बार बार ये कहते रही कि हम बहुत जल्द वहां पर पहुंच रहे हैं, बहुत जल्द पहुंच रहे हैं, और अंततः पुलिस वहां पे तब पहुंची जब अपराधी, जब बदमाश वहां से बड़े ही आसानी से अपने घटना को अंजाम देकर चले गए थे। उस सिमरन ने यह भी कहा कि उन बदमाशों के आने के 1 मिनट के बाद ही हमने इसकी सूचना पुलिस को दे दी थी, पुलिस के कंट्रोल रूम में इस बात की सूचना पहुंचा दी थी, लेकिन पुलिस नहीं आई। और अगर पुलिस समय पर आ गई होती तो इतना बड़ा जो घटना इस शोरूम के अंदर घटित हुआ वो शायद घटित नहीं होता। और अक्सर यह कहा जाता है कि जब जब 112 नंबर यानी पुलिस कंट्रोल रूम को इस बात की जानकारी दी जाती है और 112 नंबर पे कॉल करने वाला जो पर्सन होता है, जो कॉलर होता है, वो अक्सर ऐसा होता है कि किसी न किसी परेशानी में होता है, तो उसकी खबर वो पुलिस वालों को देता है, और पुलिस वाले इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि घटना का जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो क्या है। पुलिस इस गलतफहमी में पड़ी रह जाती है कि आखिर उसे कहां जाना चाहिए, चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हर जगह ऐसा ही देखने को मिलता है। और इस गलतफहमी में पुलिस चाहकर भी उस घटना स्थल पर जल्दी पहुंच नहीं पाती है। पुलिस को चाहिए कि ऐसे टेक्नोलॉजी को विकसित किया जाए जिस टेक्नोलॉजी का सहारा लेके जो कंट्रोल रूम में जो भी पर्सन अपनी शिकायत लेकर जाता है या फिर अपनी ओर से कॉल करता है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन, कॉलर का एग्जैक्ट लोकेशन उस कंट्रोल रूम में डिप्लॉयड पुलिसकर्मी को साफ साफ दिखे कि कॉल करने वाला जो पर्सन है वो कहां से कॉल कर रहा है। और जब उसे उस पर्सन के लोकेशन का एग्जैक्ट पता चल पाएगा, जब पुलिस वाले इस बात को समझ जाएंगे कि जो कॉलर हैं, जो कॉल कर रहे हैं, उनका लोकेशन क्या है, तो पुलिस आसानी से उन लोकेशन पर पहुंच सकती है। और जब पुलिस आसानी से उस लोकेशन पर पहुंच जाएगी तो फिर कोई भी वैसा अप्रिय घटना जो एक बड़े घटना का रूप ले लेता है वो घटना घटेगी ही नहीं। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेके आपकी क्या राय है, अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें।